बात होगी रक्षा क्षेत्र की हर उस बड़ी महत्वपूर्ण खबर की जो जुड़ी हुई है तमाम देशों के संबंधों से। और इस बार का रक्षा विशेष बात की जाए डिफेंस स्पेशल तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस डिफेंस स्पेशल के सेगमेंट में हम बात करेंगे इजराइल के हमले में हिजबुल कमांडर के ढेर होने की। साथ ही बात होगी अमेरिका को फिर से आखिरकार क्यों पाकिस्तानी प्रेम सता रहा है। साथ ही बात होगी चीनी नागरिकों की जिनको पाकिस्तान में अब अपनी मौत का डर भी सता रहा है। साथ ही बात होगी यूक्रेन को भारत के संबंधों की, जहां पर जंग रोकने के लिए भारत क्या अब यूक्रेन को फॉर्मूला देगा, क्योंकि पहली बार यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर होंगे। तो तमाम बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं जिस पर हम एक एक करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर यूक्रेनी विदेश मंत्री का पहला भारत दौरा सामने आया है। यूक्रेनी विदेश मंत्री का पहला भारत दौरा होने जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए यह सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है। बड़ी जानकारी, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और कुलेबा के बीच द्विपक्षीय बातचीत है। स्विस समिट में भारत हिस्सा भी लेने जा रहा है। और रूस यूक्रेन जंग की अगर बात करें या दोनों मुल्कों की अब बात करें तो भारत के संबंध किस हिसाब से रूस से मजबूत हैं और किस तरह से यूक्रेन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, एक एक करके ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जानकारी साझा देने जा रही हैं। रूस की अगर आप देखें तो रूस की अगर बात करें तो रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। युद्ध के दौर में भी भारत रूस से कई चीजों को खरीदता रहा है। इसके अलावा 2025 तक द्विपक्षीय निवेश को $50 बिलियन करने का लक्ष्य भी दोनों मुल्कों की तरफ से रखा गया है। इसी बीच अगर बात की जाए दोनों लंबे समय से रक्षा संबंध यानी कि डिफेंस के लिहाज से भी काफी आगे निकल चुके हैं। वहीं यूक्रेन की अगर हम बात करें तो यूक्रेन के लिए 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार $3.386 बिलियन रहा। इधर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 25 साल में लगातार साल दर साल बढ़ता रहा है। इसके अलावा यूक्रेन की राजधानी कीव में स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए भारत की तरफ से आर्थिक मदद की बात भी सामने आई है। इधर राजधानी और इसी पर चर्चा करने के लिए दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर राम श्रीवास्तव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। यूके देवनाथ सर, शुरुआत आप ही से करूंगा। शांति समिट सम्मेलन के आगाज की बात सामने आई है, जहां पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा के बीच ये पहली बार टेबल टॉक होने जा रही है। कितना महत्वपूर्ण है ये पूरा समिट? कुणाल जी, अब भारत जो है वो रूस और यूक्रेन के युद्ध को किस तरह से ज्यादा से जल्दी बातचीत करके नेगोशिएशन करके खत्म किया जाए, इसमें काफी इनिशिएटिव ले रहा है। गौरतलब बात है कि 2 साल पहले जब फरवरी की महीने में ये युद्ध चालू हुआ था, तभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाकर ये कहा था कि इस युद्ध का समाधान सिर्फ बातचीत के जरिए ही हो सकता है। मोदी जी जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले तो उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को ये कहा था कि अब शायद दुनिया युद्ध का जमाना नहीं रहा।
यानी भारत ने हमेशा से ही कोशिश की है कि कोई भी दो देश आपस में जो तनाव है उसको युद्ध से सॉल्व ना करें, उसको बातचीत से सॉल्व करें। एक और चीज ये है कि यूक्रेन की जो एम्बेसी है दिल्ली में, चाणक्यपुरी में, वो लगातार हर महीने इस तरह का स्टेटमेंट देती रही है कि यूक्रेन जो है भारत से उम्मीद करता है कि भारत रूस का एक मजबूत दोस्त है, तो शायद भारत रूस को समझा पाएगा कि वह यूक्रेन के ऊपर जो हमला कर रहा है रूस, उस पर किसी तरह की थोड़ा नरमी लाए। हाँ, दिमित्री कोलेबा का जो ये विजिट है बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह से भी है कि वह ना सिर्फ एस जयशंकर से मिलेंगे, वरन अब आने वाले महीनों में स्विट्जरलैंड में जो समिट, पीस समिट होने वाला है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसमें क्या क्या एजेंडा पॉइंट्स है, उसको भी तय करेंगे। गौरतलब बात है कि स्विट्जरलैंड में ये पीस समिट जो है शायद जून के महीने में होनी थी, लेकिन भारत में होने वाले चुनाव और उसके बाद सरकार को फॉर्म करने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके मध्य अब स्विट्जरलैंड में होने वाली इस पीस समिट को थोड़े देर के लिए टाल दिया गया है। सिर्फ जब भारत में सरकार का गठन हो जाएगा उसके बाद ही फाइनल डेट्स स्विट्जरलैंड की सरकार डिक्लेयर करेगी। ये दिखाता है कि दुनिया के पटल पर, दुनिया में भारत का परिप्रेक्ष्य, हमारा जो अंदाज है उसको पसंद किया जाता है और जरूरी समझा जाता है। इसीलिए स्विट्जरलैंड और दुनिया के देश भारत में नई सरकार का इंतजार कर रहे हैं। जी कुणाल जी। ठीक है डॉक्टर राम श्रीवास्तव, क्योंकि अगर हम देखें, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की हम बात करते हैं तो हर एक देश के साथ भारत के संबंध विदेश या रणनीति के लिहाज से, रक्षात्मक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। रूस के साथ हमारे संबंध जगजाहिर है कि इतने मजबूत हुए हैं साल दर साल। यूक्रेन जो एंटी है रशिया का, उसके सामने ये मीटिंग क्या रूस को खटकेगी, और अगर खटक भी रही है तो भारत किस तरह से इसे बैलेंस करेगा? सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि भारत की नीति पहले दिन से ही बड़ी स्पष्ट है। हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, आज के युग में युद्ध किसी चीज का विकल्प नहीं है, डायलॉग और डिप्लोमेसी के द्वारा ही इसका समस्या का हल करना चाहिए। और भारत की ये डिप्लोमेसी थी जिसके कारण कि जब फरवरी में 2 साल पहले ये युद्ध प्रारंभ हुआ था तो भारतीयों को निकालने के लिए रूस ने और यूक्रेन ने युद्ध विराम कर दिया था, और रूस की जमीन से यूक्रेन के इधर पोलैंड होते हुए हमारे विद्यार्थियों को हम सफलतापूर्वक बाहर निकाल रहे थे। तो इसमें तो दो मत नहीं है कि हमारा स्टैंड इतना साफ सुथरा और सुदृढ़ है, और जिसको कि पुतिन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और यही एक कारण है कि अगर इस शांति के प्रयास में हमारी कुछ भूमिका रहेगी तो निश्चित रूप से रूस को उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। रहा सवाल ये कि अभी जो दिमित्रो कुलेबा जो आए हैं और वो जो लाए हैं प्रस्ताव, वो 10 सूत्री कार्यक्रम है। उसमें सबसे प्रथम ये है कि रूस ने जिन 4 प्रांतों में कब्जा कर लिया है उसको वापस ले जाए और युद्धबंदियों को वापस करें। कर युद्धबंदी तो वापस हो जाएंगे, लेकिन रूस ने जो कब्जा किया है उसके पीछे का इतिहास भी तो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको यूक्रेन को समझना पड़ेगा। शुरू में जो था सिर्फ एक ही डिमांड थी उनकी कि जेलेंस्की साहब को जो है त्यागपत्र दे देना चाहिए, लेकिन जेलेंस्की ने नहीं दिया। आज की तारीख में अगर जेलेंस्की अपने पद से हट जाते तो निश्चित रूप से युद्ध की विभीषिका इतनी देखने को नहीं मिलती। इसका असली कारण जो है रूस का पहलू जो है बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन कूटनीतिक क्षेत्रों में ये अच्छी तरह मालूम है कि 6 परमाणु भट्टियां जो सोवियत संघ के जमाने में यूक्रेन में बनी थी, उनका ईंधन और उनका जो पावर प्रोडक्शन होता है जो रशियन नेटवर्क से जुड़ा था, इन्होंने यूक्रेन ने काट दिया। ना केवल इतना, बल्कि उसमें जो ईंधन सप्लाई होता था वो पश्चिम के देशों से कराने लगे। यूक्रेन के वहां पर जिस इलाके को रूस ने कब्जे में किया है, वहां पर जो यूरेनियम की खदान है उनका ठेका पश्चिम के देशों को दे दिया है। और केवल इतना भी नहीं, उन्होंने जो है जो ब्लैक सी के अंदर जो इनका नेवी का सबसे बड़ा एक बेड़ा वहां पर है रसा का, उसके लिए भी सुविधाएं देने से इनकार कर दिया था, अवरोध खड़े कर रहे थे। तो इससे ये स्पष्ट लगता है कि रूस को अपने प्रभुसत्ता बनाए रखने के लिए, सार्वभौमिकता बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व का वर्चस्व बनाए रखने के लिए ये 4 प्रांत बहुत जरूरी हैं। और जब इन्होंने ये प्रस्ताव दिया
कतर में भी इस तरह की बातें चल रही थी, इजिप्ट में भी कोशिश की थी, बीच में एर्दोगन साहब ने भी कुछ हाथ पैर पटके थे। लेकिन फाइनल क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। ये अभी और लंबा युद्ध चलेगा, क्योंकि जब तक लेकिन तमाम चीजों के बीच यूके देवनाथ सर, भारत की प्रायोरिटीज क्या होंगी जब ये टेबल टॉक होगी यूक्रेन के साथ? क्योंकि हमको मालूम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रूस के राष्ट्रपति के सामने कहा था कि युद्ध कभी भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता, लिहाजा युद्ध रोकने पर बातचीत प्रारंभ करे रशिया की तरफ से। अब जब रूस के विदेश मंत्री के सामने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो हमेशा से बहुत स्पष्ट हैं अपने बयानों के लिए और अपनी सोच के लिए या अपने एजेंडों के लिए, उनकी पहली प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? जी हाँ कुणाल जी, जब ये बातचीत होगी तो भारत की तरफ से पहली कोशिश तो यही रहेगी कि दोनों तरफ से, यूक्रेन की तरफ से और रूस की तरफ से फायरिंग बंद हो जाए। ये गौरतलब बात है कि यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा, खास तौर से दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खेर्सन, जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया है, जो कि यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा है, करीबन यूक्रेन का 25% हिस्सा है, वहां पर इतनी विध्वंसक बमबारी की है रूस ने कि हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और हर तरह का जो सिटीजन के रहने का डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तबाह हो गई है। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो यही है कि उभय पक्ष एक दूसरे पर हमला करना बंद करें। हाँ, उसके बाद रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन की बात होगी कि जो लोग इस युद्ध में मारे गए हैं, इंजर्ड हो गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनको किस तरह से उनका पुनर्वास किया जाए, उनको रिहेबिलिट किया जाए। अच्छा, सबसे जो तुरंत दरकार है इमीडिएटली, वो है कि भारत सरकार कोशिश कर रही है कि फिलहाल यूक्रेन जो है, जो दावा कर रहा है कि अगले हफ्ते से वो रूस के ऊपर, यानी दोनबास एरिया में रूस की फौज के ऊपर एक काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने वाला है। भारत कोशिश करेगा कि वो जो काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने का प्लान है ज़ेलेंस्की का, उसको होल्ड में रखा जाए, क्योंकि अगर यूक्रेन की फौजों ने एक काउंटर ऑफेंसिव इस सीजन में लॉन्च किया मार्च अप्रैल के महीने में, तो वो काउंटर ऑफेंसिव का जवाब जो है वो रूस बहुत भयंकर तरीके से देगा। यानी फिर तो इस साल इस युद्ध के खत्म होने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी खत्म हो जाएगी। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन और रूस दोनों ही थोड़ा थोड़ा अपना जो आक्रामक रवैया है उसको कम करें। दिक्कत ये आ रही है कि थोड़ा कहीं ना कहीं जो अपनी आक्रामकता है, जो अग्रेसिवनेस है, उसको नीचे किया जाए। ठीक है, एक छोटा सा सवाल डॉक्टर राम श्रीवास्तव, उसके बाद अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, भारत, बड़ी बात है कि भारत की जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जो यूक्रेन के सामने रखा जाएगा, वो अभी डॉक्टर राम श्रीवास्तव, वो डॉक्टर यूके देवनाथ सर कहते नजर आए। इस बात की क्या एश्योरेंस है कि जो भारत की तरफ से सुझाव रखे जाएंगे उसको यूक्रेन मान लेगा? क्या यूक्रेन भी उतना ही रिजिड रूप अपना सकता है जो रशिया ने अपनाया? देखिए, यूक्रेन का अपने कोई संसाधन नहीं है सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो। अगर नाटो का सपोर्ट नहीं होता, यानी अगर अमेरिका का उसका समर्थन नहीं होते, हथियार सप्लाई नहीं किए होते, तो यूक्रेन का पतन तो आज से साल भर पहले हो जाता। आज 765वां दिन चल रहा है युद्ध का, और आज की तारीख में उसके पास गोले बारूद नहीं है। वो उसने जो बहुत सोफिस्टिकेटेड हथियार मांगे थे, वो वहाँ के जो अमेरिका की सरकार ने उनको देने से मना कर दिया। वहां पर डेमोक्रेट जो पार्टी है उसने स्पष्ट मना कर दिया। अब तो नाटो के देश भी हाहाकार करने लगेंगे। देखिए, अब जो समय आ गया है, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है इस युद्ध के कारण, और दूसरा इसका पर्यावरण पर इतना विपरीत प्रभाव पड़ रहा है कि मौसम की विकृतियां को भी इस युद्ध से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि दिन रात जो है लाखों मिसाइलें छूट रही हैं, गोले पड़ रहे हैं। आखिर उसका जो धुआं जा रहा है कहाँ जा रहा है? एटमॉस्फेयर में जा रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। स्वयं रूस को भी परेशानी पड़ रही है, चाइना को भी पड़ रही है। कहीं सूखा पड़ा है, कहीं जो है जहाँ कभी, यानी अरब कंट्रीज में कभी बाढ़ नहीं आती थी, पानी नहीं बरसता था, तो वहां पर बाढ़ आ रही है। तो देखिएगा, पूरी दुनिया इस समय चाहती है कि युद्ध बंद हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल देखिएगा इसमें कितनी विषमताएं आ गई हैं। अभी अमेरिका ने एक निर्णय लिया है, उन्होंने अपनी 20 कंपनियों को हुक्म दे दिया है कि 600 उन्होंने आइडेंटिफाई की है पार्टीज को, जिनको कि अमेरिका टुकड़े टुकड़े में हथियार देता था या उनके
सपोर्टिंग जो एसेसरीज हैं उनको देता था। और अमेरिका ने ये पाया कि यूक्रेन में जो हमले हुए हैं मिसाइल के और रॉकेट के, उनमें वो पार्ट्स थे जो अमेरिका में बने थे। यानी जो स्मगलिंग है, जो आजकल हथियार माफिया है, वो अमेरिका से भी पुर्जे खरीद कर रूस को सप्लाई कर रहा है। इसलिए उन्होंने 600 जो कंपनीज हैं उनको बैन कर दिया है। इससे ये पता लगता है कि इस हथियार को, इस युद्ध को आगे चलाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका जो हथियार माफिया है वो भी कर रहा है। तो यहाँ पर भारत की जो स्थिति है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि एकमात्र हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका कहना रूस भी मानता है, अमेरिका भी मानता है, लेकिन इन दोनों को स्वयं निर्धारित करना पड़ेगा। या तो जेलेंस्की को घुटने पर आना पड़ेगा अगर अमेरिका ने सपोर्ट बंद कर दिया तो, या रूस को जो है कुछ थोड़ा दयालुपन करना पड़ेगा और एक एमिकेबल समझौता इनको करना ही पड़ेगा निकट भविष्य में, मानवता के हित में। ठीक, हर्ष जी, कुणाल जी, चलिए, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण जानकारी। इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ, डिफेंस स्पेशल में, जहां पर बखमुत में रूस यूक्रेन की जंग और तेज होती नजर आ रही है। बखमुत इलाके को कब्जे में लेने की तैयारी में है यूक्रेन। बखमुत के 70% इलाके में रूस का कब्जा है और बखमुत में कई जगह आमने सामने हैं रूस और यूक्रेन की सेना। तो बड़ी खबर रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई, जो लगातार 2 सालों से चली आ रही है और समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच आर्म्ड व्हीकल 1000 है, आर्टिलरी सिस्टम 150 हैं और MLRS 120 की तादाद में रखे गए हैं रूस के माध्यम से। बाखमुत में जो रूस की तैयारी है वो आप देखिए, क्योंकि रशिया को लग रहा है कि इस इलाके पर जहां 70% उसका कब्जा है, एक बार फिर से कहीं ऐसा ना हो कि रूस यूक्रेन उस पर अपना कब्जा कर ले। यूके देवनाथ सर, जहां एक तरफ बात हो रही थी शांति समिट की, जिसके माध्यम से कोशिश की जा रही है कि रूस यूक्रेन के युद्ध को समाप्ति की तरफ ले जाया जाए, लेकिन बाखमुत एक ऐसा इलाका है जहां पर रूस और यूक्रेन दोनों की सेना आमने सामने है और ताजा स्थिति आपके सामने भी है। जी हाँ कुणाल जी, बाखमुत का एक बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। अगर रूस की फौजों को पूर्वी यूक्रेन से कूच करके नाइप्रो रिवर को क्रॉस करना है और उसके बाद भविष्य में कीव को थ्रेटन करना है, तो उसका जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच है वो बाखमुत शहर से होकर गुजरता है। इसीलिए रूस ने भयंकर युद्ध करते हुए बाखमुत शहर पर अपना कब्जा किया है। गौरतलब बात है कि ये युद्ध 3 महीने से ज्यादा लंबा चला था और इसमें रूस की सेना को बहुत बड़ी तादाद में नुकसान हुआ था। इसलिए अब यूक्रेन भी पूरी कोशिश कर रहा है, ज़ेलेंस्की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बाखमुत का जो पश्चिमी सबर्ब्स है, जो आउटस्कर्ट्स है बाखमुत का पश्चिम की तरफ, उन पर अपना कब्जा पकड़ के रखी। तो इसलिए ज़ेलेंस्की ने अपनी जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व फोर्सेस हैं और खास तौर से जो उनको जमीन पर फायर करने वाले रॉकेट फोर्स मिले हैं जर्मनी से, पोलैंड से, उनको बाखमुत के पश्चिम में, बाखमुत के आउटस्कर्ट्स में तैनात कर दिया है। अब ये युद्ध जो है थोड़ा कन्वेंशनल वॉरफेयर की तरफ भी बढ़ सकता है। क्या होता है कि दिसंबर और जनवरी में जितनी बर्फ गिरती है डोनबास एरिया में बाखमुत के आसपास,
वो बर्फ फरवरी और मार्च में पिघल जाती है। तो मार्च में जब ये ठीक है। बर्फ पिघलती है तो आसपास बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाता है। तो इस कीचड़ से टैंक फॉर्मेशंस को और बख्तरबंद गाड़ियों को आगे पीछे मैनूवर करने में दिक्कत होती है। इसीलिए पूरा जी। जो बाखमुत का युद्ध है फिलहाल एक स्टैटिक वॉरफेयर बन गया है। उभय पक्ष ने क्या किया कि अपनी अपनी ट्रेंचे खोद ली हैं और रोज एक दूसरे के जो खाइयां हैं, ट्रेंचेस हैं, उस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन कोई बड़ा युद्ध, मैन्यूवरिंग वॉरफेयर जो कि टैंक से, आर्टिलरी से या बख्तरबंद गाड़ियों से है, वो नहीं हो रहा, क्योंकि आसपास कीचड़ ही कीचड़ है। जी कुणाल जी। जी ठीक है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, क्योंकि लगातार जिस तरह से काफी महत्वपूर्ण सवाल है, भारत की तरफ से कोशिश है कि लगातार दोनों देशों के बीच जो युद्ध है वो समाप्ति की तरफ बढ़े, लेकिन दोनों देश किसी भी जमीन के हिस्से के लिए पीछे हटने को तैयार नहीं, उल्टा तमाम आर्टिलरी, आर्म्स, एम्यूनेशन के साथ एक दूसरे पर आघात प्रघात करने में जुटे हुए हैं। देखिए कुणाल जी, कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण है जिनको समझना अपने लिए बहुत आवश्यक है। पहली चीज तो ये, रूस निश्चित रूप से बहुत मजबूत है। उसने जो स्पेसिफिक मिलिट्री ऑपरेशन किया था, लगभग उसके जो एम थे वो पूरे कर लिए हैं उसने। अब जो है यूक्रेन की जो छटपटाहट है वो अपनी जगह है, पर यहाँ पर जो सीमित मात्रा, देवनाथ जी ने सही कहा, ये युद्ध जो है किसी भी कारण से बहुत भयावह रूप नहीं ले सकता है। और यहाँ पर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं, वो ये कुछ समाचार आए थे कि श्रीलंका से कुछ लड़ाकों को वहां भर्ती करा दिया गया था, नेपाल से भी शेरपाओं को वहां ले जाया गया था, वो मर गए बेचारे। इससे ये पता लगता है, पहले वेगनार को भी उन्होंने, जितने भी अपराधी थे जो सजा याफ्ता थे, उन सब की फौज बनाकर वेगनार से उनसे लड़वाया था। तो इसका मतलब ये है कि रूस ने या तो जानबूझकर अपने जो मजबूत सिपाही हैं उनको बचा के रखा आगे की भविष्य की लड़ाई के लिए, कहीं नाटो से युद्ध हो गया तो उसके लिए, या फिर उनके पास सच में सिपाहियों की बहुत कमी है। और यही एक कारण है कि रूस अगर पूरी ताकत के साथ हमला कर देता तो निश्चित मानिए कि यूक्रेन को एक झपट्टे में पूरा का पूरा कब्जे में कर सकता था, लेकिन नहीं किया। उसके क्या कारण है, असली कारण ये समय बताएगा, लेकिन फिलहाल की स्थिति में ये बहुत आवश्यकता है मानवता के हित में, क्योंकि केवल यही युद्ध नहीं हो रहा है, उधर जो है इजराइल और हमास की जो दुर्दांत स्थिति आ रही है उससे भी मानवता करा रही है। इसलिए ये समय बहुत आवश्यक हो गया है कि किसी भी हालत में, किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन पर इन देशों के अपने हथियारों को, गोला बारूदों को, रॉकेटों को, मिसाइलों को चुपचाप कर देना चाहिए और सोचना चाहिए आगे हम क्या कर रहे हैं। कुणाल जी ठीक है। यूकी देवनाथ सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल, उसके बाद अगली खबर का रुख करेंगे। रूस, यूक्रेन के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री की जो आने वाले वक्त में शांति समिट में मुलाकात होगी, क्या ये जो तमाम इलाकों पर प्रभुत्व की लड़ाई हो रही है, चाहे वो क्रीमिया हो, चाहे वो कीव हो, चाहे वो बाखमुत हो, चाहे वो लेबनान हो, तमाम ये जो इलाके हैं जहां पर थोड़े थोड़े वक्त में टेंशन हो जाती है, ये तमाम मुद्दे रखे जाएंगे भारत की तरफ से कि भाई आप जिस तरह से इस वक्त एकदम पूरी कियोस्क की कंडीशन बना रहे हैं, चीजें सही होने के बजाय और बिगड़ जा रही हैं। हाँ कुणाल जी, ये जो आपने सवाल पूछा है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि कोल्ड वॉर के दौरान तक ये माना जाता है कि दुनिया में एक तरफ रूस था, वार्सा पैक्ट था, और दूसरी तरफ अमेरिका थी, नेटो फोर्सेस थी। लेकिन 1992 में जब रूस का विघटन हो गया, रूस टुकड़े टुकड़े हो गए और रूस के 7, 8, 9 रीजन रूस से अलग हो गए, तो रूस अचानक से कमजोर हो गया और अमेरिका को ऐसा लगा कि अब दुनिया में उससे कंपीट करने वाला या अमेरिका को या नाटो को टक्कर देने वाला कोई नहीं बचा। एक यूनिपोलर, यानी ऐसी दुनिया जिसमें सिर्फ एक ही महाशक्ति है यानी अमेरिका, उसका प्रचलन चालू हुआ। ये ऐसा जो है आज तक लगभग लग रहा है, चल रहा है। रूस क्या कोशिश कर रहा है, व्लादिमीर पुतिन क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो जार के समय का जो यूएसएसआर था, सोवियत रूस था, उसका जो महान साम्राज्य था, उसकी जो ग्लोरी थी, उसकी जो एक महान छवि थी, उसको दोबारा से वापस लाया जाए। तो व्लादिमीर पुतिन जो है अपने सहायक देशों के साथ, जिसमें कि सामने आ रहे हैं, चीन का नाम है, नॉर्थ कोरिया का नाम है, ईरान का नाम है, अब रूस इन सब देशों की मदद से अब अमेरिका को टक्कर देना चाहता है।
ये जो टक्कर है जी दुनिया में दो जगह पे तो बहुत खुलेआम नजर आ रही है। एक जी। नेटो देशों और रूस के बॉर्डर पर, और दूसरा है पूरब में, चीन के पूरब में, जहां साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है, जहां ताइवान है, वहां प्रशांत महासागर में चीन के बीच में और अमेरिका के बीच में। इस पूरे में भारत की क्या प्रतिभूमि रही है? भारत का एक बहुत जी बड़ा ये रोल है कि भारत दुनिया के उन गिने चुने कुछ डेमोक्रेटिक देशों से हैं, और हम बहुत बड़ी डेमोक्रेसी हैं, जिनका कि रूस के साथ और अमेरिका के साथ, दोनों के साथ ही हर तरह का दरवाजा खुला हुआ है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, 1 to 1 जो बाइडेन के साथ बात करते हैं। दरकार पड़ने जी पर प्रधानमंत्री मोदी जी हॉटलाइन उठाकर सीधा व्लादिमीर पुतिन से बात कर सकते हैं। तो अमेरिका को भी लगता है, रूस को भी लगता है कि भारत जो है इसमें एक बहुत पॉजिटिव रोल अदा कर सकता है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि ठीक है। ग्लोबल साउथ के देश, दुनिया के बहुत छोटे छोटे देश हैं, जो कि अफ्रीका में हैं, लैटिन अमेरिका में हैं, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में हैं। इन सब छोटे छोटे देशों की कोई भी बात दुनिया में नहीं सुनता है। जब भी हम सुनते हैं G7 की मीटिंग हो रही है, G20 की मीटिंग हो रही है, तो ये जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, इनको भारत नेतृत्वता दे रहा है। और ग्लोबल साउथ की जो उनकी जो आकांक्षा है, जो गरीब देश हैं, वो दुनिया में जो संपदा है उसका एक हिस्सा चाहते हैं। तो उसको भारत ही आगे लेकर दुनिया के जो उन्नत देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके सामने रख रहा है। भारत ने बार बार ये कहा है कि दुनिया में जितने रिसोर्सेज हैं, वो सिर्फ पश्चिमी देशों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। उन रिसोर्सों को इस तरह से विकसित करना है, एक्सप्लॉइट करना है, कि दुनिया के जो अंडर डेवलप्ड नेशन है या डेवलपिंग नेशन है, उनको भी उसमें एक भागीदारी मिले। तो भारत का रोल दुनिया के पटल में आने वाले दशकों में बहुत ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है। जी कुणाल जी। जी चलिए, बिल्कुल रुक कर रहे इस वक्त की और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। इजराइल हमले से जुड़ी एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर, जहां पर इजरायली हमले में हिजबुल्लाह कमांडर ढेर हुआ है। इजराइल ने सीरिया, लेबनान में कई बड़े हवाई हमले किए हैं, और इस दौरान हिजबुल्लाह कमांडर को चलती गाड़ी में ढेर किया गया। तो बड़ी खबर, जहां पर इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह कमांडर समेत 4 लोग मारे गए। हिजबुल्लाह के हमले में 12 इजरायली सैनिक भी ढेर हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इजरायली हमले में हिजबुल्लाह कमांडर ढेर किया गया है। इजराइल ने सीरिया और लेबनान में कई बड़े हवाई हमले भी किए हैं। जानकारी मिल रही है कि हिजबुल्लाह कमांडर को चलती गाड़ी में ढेर किया गया, जिसका वीडियो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इस दौरान हिजबुल्लाह कमांडर समेत 7 लोग मारे गए, जबकि हिजबुल्लाह के हमलों में 12 इजरायली सैनिक भी ढेर हुए हैं। यानी कि दो तरफा नुकसान, जहां एक तरफ हिजबुल्लाह कमांडर समेत 7 लोग ढेर हुए हैं, वहीं हिजबुल्लाह के आत्मघाती प्रघात में, रिटेलिएशन में 12 इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं। और इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया वो आप देखिए। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि हिजबुल्लाह की रॉकेट और मिसाइल यूनिट के डेप्यूटी कमांडर अली अबेद अक्सन नईम को दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले में मार गिराया गया। अली अबेद अक्सन नईम को बजौरी क्षेत्र में एक वाहन में जाते समय मारा गया है। तो इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से जो स्टेटमेंट वो आया वो आप देखिए। अब सवाल है कि आखिरकार हिजबुल्लाह है कौन? हिजबुल्लाह का अर्थ है पार्टी ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का दल। लेबनान में राजनीतिक और अर्ध सैन्य संगठन रूप में ये जाने जाते हैं। लेबनान में शिया राजनीतिक दल के तौर पर इनकी पहचान है। इधर लेबनानी संसद में राजनीतिक दल के बतौर इसके 62 सदस्य भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि लेबनान के गृह युद्ध के दौरान साल 1982 में इसकी स्थापना हुई। इजराइल के खिलाफ जंग के बाद इसकी ताकत और बढ़ती है।
और अब हम आपको जानकारी साझा कर दें। जानकारी हमने एक एक करके आपके सामने रखी। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि लगातार अभी तक चर्चा हुई रूस यूक्रेन युद्ध की, लेकिन इजराइल और हमास के बीच जो जंग है वो भी लगातार बदस्तूर जारी है। नुकसान वहां पर भी है, दो तरफा नुकसान है, ना सिर्फ जानमाल का बल्कि देखा जाए तो भविष्य के लिहाज से तमाम जो संपदा है वो नष्ट होती नजर आ रही है। और इसी बीच जो खबर आई कि इजराइल की तरफ से जो हिजबुल्लाह का कमांडर है वो ढेर किया गया और कुल 7 उसके साथी भी मारे गए। युद्ध में एक बहुत बड़ा एंगल है कि ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने हिजबुल्लाह को बहुत खुलेआम समर्थन दिया है। हिजबुल्लाह ने जो है अपनी यूनिट्स को तैनात किया हुआ है इराक में, उत्तरी इराक में खास तौर से, और सीरिया में। सीरिया में 2 जगह पर बहुत बड़े बेस हैं हिजबुल्लाह के। एक तो नॉर्थ सीरिया जो कि तुर्की के साथ लगा हुआ है, वहां पर एलेप्पो नाम की जगह पे है, वहां पर हिजबुल्लाह ने अपनी रॉकेट और मिसाइल फोर्स को तैनात किया हुआ है। और इसी तरह से दक्षिणी सीरिया में दमस्कस के पास जो गांव हैं वहां पर हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट फोर्स को तैनात किया हुआ है। होता क्या है कि उत्तरी इजराइल पर हमला करने के लिए गौरतलब बात यह है कि उत्तरी इजराइल पर हमला करने के लिए गोलान पहाड़ियों का नाम का एक जगह है। ये जो गोलान के हिल्स हैं ये 1967 तक इजराइल के कंट्रोल में नहीं थे और इजराइल ने 1967 के युद्ध में इसे सीरिया से छीन लिया था। अब जो हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं, आतंकवादी हैं, वो दक्षिणी सीरिया से और लेबनान के दक्षिण भाग से, यानी उस लेबनान के दक्षिण भाग को बोला जाता है बेका वैली, वहां से लगातार वो फायर करते हैं इन रॉकेट्स को उत्तरी इजराइल में। तो हिजबुल्लाह के इन रॉकेट फायर्स को शांत करने के लिए इजराइल की एयरफोर्स अपने जो जमीन से जमीन पर फायर करने वाली मिसाइलें हैं और इजरायली एयरफोर्स के पास F-16 और F-35 विमान हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करती रहती है। दिक्कत ये आ रही है कि हिजबुल्लाह जो है उसके पास असीमित रिसोर्सेज हैं। इंटेलिजेंस सोर्सेज बताती हैं कि हिजबुल्लाह के 2 लाख से ज्यादा लड़ाके जो हैं वो सीरिया में और लेबनान में तैनात हैं। और सीरिया में जो बशर अल असद की सरकार है वो इतनी कमजोर हो चुकी है आंतरिक गृह युद्ध की वजह से कि वो इन हिजबुल्लाह के लड़ाकों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और कुछ ऐसा ही सीन दमस्कस में है, ऐसा ही कुछ सीन लेबनान में है। लेबनान की जो सरकार है वो बहुत ही कमजोर है और उसमें सिया एक तरफ, सुन्नी एक तरफ, क्रिश्चियंस जो हैं वो एक तरफ हैं। तो क्रिश्चियंस और सिया सुन्नी की लड़ाई में लेबनान की जो सरकार है उसने अपनी पकड़ देश से करीब करीब खो दी है। तो हिजबुल्लाह जो है दक्षिणी लेबनान में अपने को एक आजाद छोटा सा एरिया का मालिक साबित करने में सफल हो गया है। तो इजराइल की फौजों को ही इसे कहते हैं पर्पल लाइन, जो बाउंड्री इजराइल और लेबनान के बीच में है उसे कहा जाता है पर्पल लाइन। तो समय समय पर इजराइल की एयरफोर्स या इजराइल की लॉन्ग रेंज आर्टिलरी का इस्तेमाल करते हुए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया जाता है। लेकिन हिजबुल्लाह के पास शायद 80,000 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल्स हैं, छोटे बड़े मिलाकर। तो अभी तक एस्टीमेट, मोसाद का एस्टीमेट है कि हिजबुल्लाह ने इस युद्ध में अभी तक करीबन 35,000 रॉकेट्स को फायर किया है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि अभी भी हिजबुल्लाह के पास 45,000 रॉकेट बचे हुए हैं। यानी ये युद्ध अगर लंबा चढ़ा तो हिजबुल्लाह के पास 2 चीजों की कमी नहीं है।
एक तो आतंकवादियों की कमी नहीं है, दूसरा हिजबुल्लाह के पास जमीन से जमीन पर फायर करने के लिए जो रॉकेट्स होते हैं, जैसे कि फकर 1, फकर 2, इनकी कोई कमी नहीं है। जी कुणाल जी। ठीक है, ठीक है डॉक्टर राम श्रीवास्तव, अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण बुलेट पॉइंट्स की जिससे पता चले कि आखिरकार इजराइल और हमास के बीच या इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो जंग जारी है वो किसी मुआयने पर क्यों नहीं जा पहुंची। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं और ये भी एकदम रूस यूक्रेन युद्ध की तरह दिशाहीन नजर आ रही है। समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इस युद्ध का समापन होगा भी या नहीं होगा। तमाम देशों की इंटरप्शन के बावजूद अब तक यहां पर कोई प्रगति नजर नहीं आई। कुणाल जी देखिए, अगर ईरान अपना हाथ खींच ले तो आप निश्चित मानिएगा कि 3 दिन के अंदर अंदर युद्ध बंद हो जाएगा। कि ईरान ने हमास को कंट्रोल में कर रखा है, ईरान के कारण ही हमास आगे बढ़ रहा है। देवनाथ जी का एनालिसिस बहुत सटीक और बड़ा महत्वपूर्ण है। हिजबुल्लाह की स्थिति जो इतिहास उन्होंने बताया है काबिल तारीफ है। और हकीकत में आज की तारीख में मोसाद भी ये मानता है कि हिजबुल्लाह को आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। अगर किया गया होता तो सीरिया में और अभी तक कभी उनका सफाया हो जाता। लेकिन वहां अभी आपने न्यूज में देखा होगा, लेबनान में पूरी जनता जो है फिलिस्तीन के समर्थन में आकर वहां नारेबाजी कर रही है। उन्होंने इजराइल को जो दूतावास था उसको घेर लिया था और पुलिस से उनमें झड़प भी हुई थी। तो देखिएगा, इस समय जो युद्ध का असली कारण है ये अल्लाह और ईसा के बीच की लड़ाई नहीं है। ये जो है धार्मिक कट्टरता के कारण जो एक इनके दिमाग में घुस भरा हुआ है कि यहाँ से हमको यहूदियों का सफाया करना है, इसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। और इसके पीछे कौन है? ईरान है। ईरान के जिस दिन दांत बांध दिए जाएंगे, काटना बंद कर देगा, उस दिन तो आपका अरब देश के जितने भी लोग देश हैं छोटे छोटे वो शांति प्रिय हो जाएंगे। और ये चीज जो है कुछ देशों को, यूएई, कतर, इन लोगों को समझ में आ गया है। तभी देखिए वो युद्ध से अपने आप को दूर किए हुए। लेकिन ईरान ने जो इधर हूथी को पाल रखा है उसके द्वारा पूरी दुनिया परेशान हो रही है। जहाजों पर वो ड्रोन से अटैक कर रहे हैं, ड्रोन आ कर रहे हैं। कौन बना रहा है? हूथी बना रहा है, हिजबुल्लाह बना रहा है। उनके पास कोई फैक्ट्री नहीं है बनाने की, ये सब ईरान सप्लाई कर रहा है। तो आज की तारीख में दुनिया में अगर अशांति फैली हुई है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ईरान के लिए जाता है। और निश्चित रूप से भविष्य में अगर स्थायी शांति लाना है तो ईरान का इलाज करना ही पड़ेगा। कुणाल जी चलिए इसी बीच रुक कर रहे हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। अमेरिका और पाकिस्तान से जुड़ी हुई अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर, जहां पर अचानक से अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति प्रेम बढ़ चला है या दिखने लगा है। किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को पहली बार अमेरिका की तरफ से पत्र लिखा गया है। शहबाज शरीफ को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पत्र लिखा है और जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका हमेशा आपके साथ खड़ा है। तो बड़ी खबर, जहां अब तक आर्थिक तौर पर पाकिस्तान को टुकड़े करने के साथ साथ हर तरह से सियासी चोट देने की लगातार पाकिस्तान की तरफ से डोमिनेटिंग नेचर अपनाया गया अमेरिका की तरफ से। लेकिन अब अमेरिका अचानक एकाएक पाकिस्तान के प्रति थोड़ा नरमदिल होता हुआ नजर आ रहा है और पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा पाकिस्तानी पीएम को पत्र लिखा गया। और इस पत्र में क्या लिखा है वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं। तो अमेरिका का पाक प्रेम आप देख लीजिए किस तरह से सामने आया है। हमारे और दुनिया भर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच स्थायी साझेदारी महत्वपूर्ण बनी हुई है और संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के प्रति। और अमेरिका पाकिस्तानी संबंधों में तनाव है वो आप देखिए आखिरकार क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यह पत्र पाकिस्तान के लिए खास अहमियत रखता है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्ते काफी सालों से तनावपूर्ण रहे हैं। अफगानिस्तान से इंटरनेशनल फोर्सेस की वापसी के बाद से लगातार अमेरिका और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिका और पाकिस्तानी संबंधों में कई उतार चढ़ाव भी पूरी दुनिया ने देखे। इधर 2018 में जो बाइडेन ने कुर्सी संभालने के बाद से बात नहीं की पाकिस्तान से किसी भी स्तर पर।
इधर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान इसकी मुख्य वजह भी रहे। इमरान खान ने नवाज शरीफ की पार्टी के पीछे अमेरिका का हाथ बताया था। इसके अलावा इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थकों का दावा है कि इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने के लिए या इस हाशिए पर पहुंचाने के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। देखा आपने, आखिरकार पाकिस्तान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ा हुआ है, लेकिन ये एक पत्र पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों के बीच नरमी ला सकता है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, किस तरह से देखते हैं जो बाइडेन की तरफ से जो पत्र सामने आया है अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के लिए, उसे आप किस तरह से देखते हैं? जी हाँ, अमेरिका का जो संपर्क रहा है पाकिस्तान के साथ पिछले 80 सालों से, वो कभी हॉट कभी कोल्ड, यानी कभी गर्म कभी ठंडा रुख रहा है। गौरतलब बात है कि अमेरिका को पाकिस्तान की दरकार है, क्योंकि पाकिस्तान को हाथ में रखकर अमेरिका चीन को बैलेंस करना चाहता है। दूसरी चीज, अमेरिका को पाकिस्तान की दरकार है क्योंकि अमेरिका की जो फौज है, CIA है, वो पाकिस्तान के रास्ते ही अफगानिस्तान पर नजर रखती है, और जो रूस के दक्षिण के छोटे छोटे देश हैं, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, उनके ऊपर नजर रखती है। जो अमेरिका CIA जो है आज की तारीख में चाहती है कि जैसे पहले वो बलूचिस्तान में अपने MQ-9 ड्रोन को पाकिस्तान की एयरफोर्स की बेस से उड़ाते थे, वैसा मौका फिर से मिल जाए, क्योंकि इन MQ-9 ड्रोन्स को बलूचिस्तान से उड़ाते हुए CIA ना सिर्फ रूस के दक्षिणी भाग पर वरन ईरान पर भी नजर रखती थी। अब अमेरिका को मालूम है कि पाकिस्तान कभी कभी शरारतें करता है, हल्की फुल्की शरारतें करता है। लास्ट टाइम पाकिस्तान ने क्या किया था कि तालिबान की जो फोर्सेस थे उनको थोड़ा सपोर्ट कर दिया था, और फिर तालिबान ने पाकिस्तान की मदद से अमेरिकन फौजों को अफगानिस्तान में हरा दिया था। रिजल्ट फाइनली ये निकला कि आज से 2 साल पहले अगस्त 15 को 2021 की अगस्त 15 को अमेरिका को हड़बड़ी में अफगानिस्तान छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका को मालूम है कि कभी ना कभी उसको फिर से पाकिस्तान में वेपन स्टोरेज डिपोज चाहिए, और कभी ना कभी अमेरिका को पाकिस्तान में एयरफोर्स बेसेस की दरकार है, ताकि पाकिस्तान से अमेरिका की जो टोही विमान है, रिकॉनेसेंस विमान है, वो टेक ऑफ करके रूस के दक्षिण भाग पर और चीन के शिंजियांग प्रोविंस तक नजर रख सके। तो पाकिस्तान को अमेरिका एक बिगड़ा हुआ बच्चा मानता है, लेकिन मजबूरी में पाकिस्तान से दोस्ती करने के लिए वो बाध्य हो जाता है। अभी अमेरिका क्या चाहता है कि ईरान पर थोड़ा नजर रखने के लिए वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में थोड़ा सा उसको मौका मिल जाए, क्योंकि ठीक है, पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर में जो सिस्तान प्रोविंस है ईरान का, वहां पे ईरान ने अपनी फौजों को बड़ी संख्या में डिप्लॉय कर दिया है, ताकि पर्शियन गल्फ में, गल्फ ऑफ हॉर्मुज में वो अपनी फौजों का दबदबा, खासतौर से अपनी नेवी का दबदबा बनाए रखे। ठीक है, तो ऐसी हालत में अमेरिका को पाकिस्तान की दरकार है। जी ठीक है, छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद अगली बड़ी खबर। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, किस तरह से आप देखते हैं कि पर्दे के पीछे आखिरकार अमेरिका की नरमी की कारण क्या है, जो अब तक पाकिस्तान से नाराज रहे, पाकिस्तान को डोमिनेट करते रहे, वो अब पाकिस्तान के प्रति इतना अच्छा व्यवहार दिखा रहे हैं? कुणाल जी, देखिए, आदरणीय देवनाथ साहब ने जो उसको बिगड़ा हुआ बच्चा बताया पाकिस्तान को, मेरी नजर में भूखा बिलबिलाता हुआ रोता हुआ बच्चा है, और अमेरिका ने एक छोटी सी लॉलीपॉप उसके मुंह में पकड़ाई है। क्योंकि अमेरिका का ये देवनाथ जी का ये एनालिसिस सही है कि चीन के बच्चों को कम करने के लिए पाकिस्तान को पुचकारना थोड़ा जरूरी भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो डर है वो ये है, जिस तरह से पाकिस्तान पर PTI जो अफगानिस्तान से जो आतंकवादी हमले कर रहे हैं, तालिबान वाले हमले कर रहे हैं, इधर ईरान हमला कर रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी जो ग्वादर के पोर्ट पर हमला कर रही है, चाइनीज अभी जो इंजीनियर मर गए हैं, वहां लूटपाट, ये सब सामान्य चीज हो गई है। वहां की स्थिति ये आज की ताजा खबर है कि 345 जो है पुलिसकर्मी और अफसरान अकेले लाहौर के
जो है ड्रग ट्रैफिकिंग में पकड़े गए हैं। तो उस देश की हालत देखिए, ना वहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, ना कुछ भी है। अमेरिका को ये डर है कि वहाँ एटमी हथियार है, अगर इन आतंकवादियों का वर्चस्व बढ़ गया और कभी गलती से भी एटमी हथियार उनके हाथ में चले गए तो सबसे अधिक खतरा उनको अमेरिका का होगा। यही एक कारण है कि पाकिस्तान को एक रोते भूख से बिलबिलाते हुए बच्चे के मुंह में अमेरिका ने ये एक थोड़ी सी टॉफी दी है। लेकिन अमेरिका में अभी चुनाव होने वाले हैं और जो बाइडेन साहब का जो वहाँ जो रिप्रेजेंटेशन है खतरे में पड़ रहा है। और ये मानकर चलिए कि निकट भविष्य में अगले प्रधानमंत्री वहां पर प्रेसिडेंट अगर ट्रंप, पाकिस्तान की नीति एकदम बदल जाएगी। चलिए इसी बीच रुक कर रहे हैं अपनी अगली अंतिम महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर आतंकी हमले की खबर सामने आई है। आतंकी हमले के बाद दहशत में है चीनी नागरिक। चीन ने आतंकी हमले के बाद से बड़ा कदम भी उठाया है। जानकारी मिल रही है पाकिस्तान में चीन ने अपने 3 डैम प्रोजेक्ट्स रोक दिए हैं। 1500 नागरिकों को पाकिस्तान से चीन निकाल रहा है। तो बड़ी खबर, जहां पर लगातार चीनी नागरिकों पर हो रहे पाकिस्तान में हमले चीन की परेशानी का सबब बने हुए हैं। चीन ने आतंकी हमले के बाद से बड़ा कदम उठाया, 3 डैम प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए हैं और 15 चीनी सिटीजन्स को पाकिस्तान से बाहर निकालने की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है। 3 महत्वपूर्ण बांध जो रोके गए हैं, कि करके आपके साथ जानकारी साझा कर दें। मोहम्मद बांध है, स्वात नदी पर स्थित इस बांध को इसी साल पूरा किया जा रहा है। 740 मेगावाट पनबिजली इससे पैदा होगी, जबकि 250 चीनी कर्मचारी इस पर काम कर रहे हैं। माफ कीजिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बांध जिसका काम रोका गया वो है दासू बांध, इसे 2025 में पूरा होना है। तीसरा डायमर बादशाह बांध, सिंधु नदी पर 2029 तक इसको बनाना है। क्षमता इसकी 4800 मेगावाट है और यहाँ 500 चीनी कर्मचारी काम कर रहे हैं। एक छोटा छोटा रिएक्शन, उसके बाद डिफेंस स्पेशल का समापन। यूके देवनाथ सर, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के संबंध लगातार मजबूत होते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जब चीनी नागरिकों पर हमले हो जाएं और चीन को चिंता सताने लगे, डैम के जो काम है उसे बंद कर दिए जाए, तो कैसे देखते हैं आप इसे? जी हाँ, चीन जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी आकांक्षा लेकर पाकिस्तान में सीपैक परियोजना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। दिक्कत यह आ रही है कि बलूचिस्तान की जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, बलूचिस्तान के जो कबीले हैं, वो ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पसंद करते हैं और ना अब वो चीन के नागरिकों को वहां पर सीपैक प्रोजेक्ट पर काम करने दे रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर सीपैक प्रोजेक्ट के लिए जबरदस्ती उनकी जमीनें छीन ली गई हैं। उनको जो मुआवजा दिया गया है वो या तो ना के बराबर है या मुआवजा दिया ही नहीं दिया गया है। ऐसी हालत में जो वहां के हमलावर हैं वो चीनी नागरिकों को हमला कर रहे हैं। मार्च के 16 तारीख से मार्च के 26 तारीख तक ऐसे छोटे बड़े 10 हमले सीपैक के प्रोजेक्ट्स पर हुए हैं। गौरतलब बात यह भी है कि पिछले 1 साल में 30 से ज्यादा चीनी नागरिकों को पाकिस्तान में दहशतगर्दों ने मार डाला है। तो चीन जो है वो वहां सीपैक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में अपने को थोड़ा कमजोर या असमर्थ पा रहा है। जी हाँ, ठीक है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, किस तरह से देखते हैं इस खबर को आप? तो यह कुणाल जी के चीन जो जल परियोजनाओं में जो हिस्सा ले रहा है और फंडिंग कर रहा है, उसके पीछे उसका बहुत बड़ा स्वार्थ है। वो वहां से जो बिजली पैदा होगी उसका उपयोग जो तांबे की, यूरेनियम की और कोयले की खदान है उसमें उपयोग करने वाला है। पाकिस्तान की जनता को तो मुश्किल से 20% बिजली मिलने वाली है। ये वहां के लोगों को समझ में आ गया। और इस समय जब हम आपस में चर्चा कर रहे हैं, इस समय वहां पर अगर आप देखेंगे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में उस हिस्से में वहां पर आंदोलन चल रहा है, पाकिस्तान गो बैक के नारे लग रहे हैं वहां पर। तो इससे ये पता लगता है पाकिस्तान तो इस समय इतनी खस्ता हालत में है कि वहां की जनता कितनी परेशान है। जगह जगह लूटपाट मच रही है और फौज का तो आपने हालत देखी ही है, 3 महीने से उनको प्रॉपर पगार नहीं मिली है। और जो कुछ भी वहां के अफसरान हैं उन्होंने विदेशों में पैसा जमा कर रखा है। पाकिस्तान कब दिवालिया हो जाएगा अगर बेल आउट उसको सहयोग नहीं मिला $1.1 बिलियन का,
तो आप निश्चित मान के चलिए IMF ने अगर हाथ खींच लिए तो पाकिस्तान कल ही दिवालिया घोषित हो जाएगा। कुणाल जी, हालत जो है पाकिस्तान की बहुत ही अविश्वसनीय और खस्ता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ इस डिफेंस स्पेशल में शामिल होने के लिए, तमाम अहम बड़ी खबरों पर अपना अपना नजरिया पेश करने के लिए। तो देखा आपने कितनी महत्वपूर्ण खबरें आज हमने अपने डिफेंस स्पेशल के सेगमेंट में कवर की। इसी के साथ हमें दें इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहें GK24।